अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप मेरे व्लॉग्स देखते रहते हैं जिसमें मैं आपको एक पीएचडी स्टूडेंट की या एक रिसर्चर की लाइफ दिखाता रहता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड, जो कि उसकी रिसर्च एक्टिविटी से हट के होती है। तो मुझे बहुत सारे दोस्त कहते रहते हैं कि आप ऐसे व्लॉग्स भी बनाएं जो कि लोगों को गाइड कर सकेंगे आप किस तरह फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाके स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कोरिया से स्टार्ट किया जाए। कोरिया से स्टार्ट करने की रीज़न यही है कि मैं सबसे पहले स्टडी करने के लिए कोरिया गया था पीएचडी के लिए। तो व्यूअर्स, सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपने कोरिया क्यों जाना है, आप कोरिया को क्यों सेलेक्ट करेंगे। तो कोरिया अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है। उनकी जो कंपनीज हैं सैमसंग, किया, हुंडई, एलजी, उनकी बनी हुई चीज़ें आप अपनी डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करते होंगे। जैसे सैमसंग के मोबाइल हैं, किया की स्पोर्टेज कार है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इन चीज़ों को देख के अंदाज़ा लगा लें कि आप कोरिया कितना एडवांस कंट्री है। तो अगर कोरिया इतना एडवांस है तो डेफिनेटली उनका जो एजुकेशनल सिस्टम है वो भी बहुत एडवांस है। कोरियन यूनिवर्सिटीज़ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, रिसर्च फैसिलिटीज़ के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से दुनिया में टॉप रैंक मानी जाती हैं। जो उनका प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं और कोरियन डिग्री की पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा वर्थ है। इवन जब मैंने पीएचडी कंप्लीट की तो मुझे बहुत सारे कंट्रीज़ से जॉब ऑफ़र थी पीएचडी करने के बाद। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कोरिया की डिग्री कितनी वैल्यूबल है। उसके अलावा कोरिया में आपके पास एक और ऑप्शन है कि अगर आप वहाँ पे डिग्री कंप्लीट करते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। उसकी रीज़न है कि कोरिया में यंग पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ कर रही है और उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या उनकी जो इकोनॉमी है वो एक्सपैंड कर रही है। तो उनको बहुत ज़्यादा वर्क फोर्स चाहिए और ख़ास करके उनको यंग और ट्रेंड वर्क फोर्स चाहिए। तो वो ट्रेंड वर्क फोर्स कहाँ से आती है? वो इन्हीं इंस्टीट्यूट से आती है। तो कोरिया में डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी आपके पास लॉन्ग टर्म बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं। और मैं अगर आपको बताऊं तो कुछ इंस्टीट्यूट्स तो ऐसे भी हैं, अगर आप उनसे डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको वहाँ पे पीआर की भी ऑप्शन अवेलेबल होती है, जो कि लॉन्ग टर्म आपको नेशनैलिटी में कन्वर्ट हो सकती है। इसके अलावा आपको डिग्री कंप्लीट करते ही जॉब सर्च वीज़ा मिल जाता है। तो कोरिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। तो आपको, मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो हैं उनको देखा है कि एमएस के फ़ौरन बाद उनको जॉब्स ऑफ़र हुई हैं और वो जॉब्स कर रहे हैं। इसके अलावा पीएचडी के बाद आप बहुत अच्छा कैरियर जो है वो कोरिया में परसू कर सकते हैं। आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कोरिया जाने के लिए? तो आप एफएससी के बाद भी जा सकते हैं, यानी कि इंटरमीडिएट के बाद भी जा सकते हैं। आप 4 इयर्स अंडर ग्रेड डिग्री के बाद भी जा सकते हैं। आप एमफिल के बाद भी जा सकते हैं और इवन आप पीएचडी के बाद भी जा सकते हैं। लेकिन जो पीएचडी के बाद वाली लाइफ है वो आपका जॉब एक्सपीरियंस काउंट होगा, वो एज अ जॉब काउंट होगी, वो एक स्टडी के तौर पे उसको नहीं लिया जाएगा। अब बात आती है कि किस किस क्वालिफ़िकेशन की बेस के ऊपर आप कोरिया में जा सकते हैं। तो कोरिया में आप इंटरमीडिएट के बाद भी जा सकते हैं, अंडर ग्रेड डिग्री के बाद भी जा सकते हैं, एमएस या एमफिल के बाद भी जा सकते हैं। नो डाउट आप पीएचडी के बाद भी जा सकते हैं, लेकिन जो पीएचडी वाला लाइफ एक्सपीरियंस है, पोस्ट पीएचडी लाइफ एक्सपीरियंस, वो आपका एज अ जॉब एक्सपीरियंस काउंट होता है। दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टूडेंट लाइफ। तो सबसे पहले मैं अंडर ग्रेड डिग्री के बाद शुरू करूँगा। इंटरमीडिएट के लिए मैं एक अलहदा से व्लॉग बनाऊँगा। तो मैं मोस्टली फोकस करूँगा 4 इयर्स अंडर ग्रेड डिग्री के बाद और एमफिल के बाद। तो व्यूअर्स, अगर आपके पास अंडर ग्रेड की डिग्री है तो स्पेशली इंजीनियरिंग की फील्ड में, कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड में, तो इस तरह की डिग्री की कोरिया के अंदर बहुत डिमांड है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोरियन कंपनीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, तो डेफिनेटली वो आईटी में बहुत ज़्यादा एडवांस है और मटेरियल साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस है। मटेरियल साइंस में क्या क्या आ सकते हैं? सुपर कैपेसिटर्स आ सकते हैं, कैटलिस्ट आ सकते हैं, इसके अलावा एलईडीज़ आ सकती हैं। तो जितने भी मटेरियल रिलेटेड डिग्रीज़ हैं या रिसर्च वर्क है वो उसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। अगर आपकी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री मटेरियल साइंस में है, केमिस्ट्री में है, फिज़िक्स में है या केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर है, तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। नो डाउट दूसरी डिग्रीज जो है वो भी कोरिया में उनकी डिमांड है, लेकिन मटीरियल साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फील्ड जो है इनकी इस वक्त जो है, मुझे कंप्यूटर साइंसेस की जो फील्ड है इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अंडर ग्रेड डिग्री में आपके क्या ग्रेड्स होने चाहिए? तो डेफिनेटली ग्रेड्स जो होते हैं वो फर्स्ट गेस होते हैं किसी भी हायरिंग एजेंसी के लिए, किसी भी हायरिंग इंस्टीट्यूट के लिए, किसी भी हायरिंग प्रोफेसर के लिए, कि आपके ग्रेड्स कितने अच्छे हैं। वो फर्स्ट गेस है।
इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें भी मैटर करती हैं, जैसे आपने कोई अंडर ग्रेड डिग्री में कोई अच्छा प्रोजेक्ट किया हुआ है, कोई आपने रिसर्च पब्लिकेशन की हुई है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। लेकिन ग्रेड्स जो हैं डेफिनेटली वो मैटर करते हैं। लेकिन जिन लोगों के ग्रेड्स कम है, ये उनके लिए डिस्करेजिंग बात नहीं है, बल्कि उनको एज अ मोटिवेशन लेना चाहिए। मैंने बहुत सारे कोरिया में ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके ग्रेड्स बहुत लो थे, लेकिन उनकी दूसरी क्वालिटीज़ अच्छी थी, जिनकी वजह से वो सक्सेसफुली स्कॉलरशिप विन करने में कामयाब हो गए हैं। अब बात आती है कि अगर आपने अंडर ग्रेड डिग्री कंप्लीट की हुई है तो आपको कहाँ पे फोकस करना चाहिए कोरिया में। तो कोरिया में भी इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग है। तो फर्स्ट आपको जो टारगेट करने चाहिए वो टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट हैं, और टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट जो कि इंजीनियरिंग के लिहाज से उनके एंड पे अगर मैं आपको बताऊं ISTs आता है। जिस तरह पाकिस्तान में UETs बनाई गई थी, कोरिया में इसी तरह पर्पस बिल्ड ISTs हैं, जैसा कि काइस्ट है, यूनिस्ट है, डीजिस्ट है और UST है। तो ये इंस्टीट्यूट जो हैं ये आपका प्राइमरी फोकस होने चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि इन इंस्टीट्यूट्स के पास रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और दूसरा इनका जो स्कॉलरशिप का मैकेनिज़्म है वो बहुत ज़बरदस्त है। आपको हाफ़ स्कॉलरशिप जो है वो प्रोफेसर पे करता है, और हाफ़ स्कॉलरशिप जो है वो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से पे किया जाता है। इसके अलावा जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी आपको रिफ़ंड होती है। तो कोरियन हेल्थ इंश्योरेंस को आप अवेल कर सकते हैं। अल्लाह ना करे इन केस आपके साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकल प्रॉब्लम हैं, वो इंश्योर्ड होते हैं। तो अब बात आती है कि अगर आप इन इंस्टीट्यूट्स में स्कॉलरशिप विन कर लेते हैं तो आपको स्टाइपेंड कितना मिलता है। तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक एक MS स्टूडेंट जो कि MS करने जा रहा है, उसके लिए पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर मैं बात करूं तो 1.5 लाख से 2 लाख के अंदर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो इसमें अगर आप ISTs में जाएंगे तो आपकी कोई फ़ी नहीं होगी, फ़ी कवर्ड होती है। और अगर आप किसी नॉन IST इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जैसे कुछ उनकी सेमी गवर्नमेंट हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं, उसमें फ़ी भी इंक्लूडेड होती है। तो उस केस में स्कॉलरशिप थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन उस ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि आपने फ़ी पे करनी होती है। तो आपने जब भी अगर आपका अंडर ग्रेड के बाद स्कॉलरशिप विन हो जाए फॉर PhD या फॉर मास्टर्स, तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आपकी फ़ीस कवर्ड नहीं है उस स्कॉलरशिप के अंदर, तो आपको क्या एक्सपेंस बियर करने पड़ सकते हैं। तो आपने इकनॉमिक्स को ख़ुद देखना है। तो इस लिहाज से जो ISTs हैं वो बेस्ट हैं, क्योंकि आपको कोई स्कॉलरशिप, आपको कोई ट्यूशन फ़ी पे नहीं करनी पड़ती, वो ऑलरेडी आपकी कवर्ड होती है। अब उसके बाद आ जाती है PhD। तो PhD भी डिपेंड करता है आप किस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं। अगर आप बात करूं मैं UST की, तो UST में कुछ इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी रिसर्च है, वहाँ पर बहुत अच्छा स्टाइपेंड है, यानी कि 2.3 मिलियन कोरियन वॉन, जो कि पाकिस्तानी 5 लाख रुपए के करीब बनता है। तो आपको इतना अच्छा स्टाइपेंड मिल सकता है। इसके अलावा उनकी स्कॉलरशिप के अलावा वो आपको हाउसिंग जो है वो देते हैं, वो भी आपको सब्सिडाइज्ड होती है। इसके अलावा जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस में आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद काइस्ट है, डीजिस्ट है, यूनिस्ट है, इनकी भी वेरी करती रहती है। अगर मैं काइस्ट की बात करूं तो काइस्ट में भी अराउंड फॉर मटेरियल साइंस 1 मिलियन कोरियन वॉन, यानी कि आपको कोई 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए के दरमियान स्टाइपेंड मिलता है। लेकिन कंप्यूटर साइंस और रोबोटिक्स इंजीनियरिंग इस तरह की फील्ड में अगर आप जाएंगे तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा अमाउंट भी मिल सकती है। इसी तरह डीजिस्ट में अगर मैं बात करूँ तो मैं पर्सनली, मेरी इस वक्त जो स्टाइपेंड था वो 2.5 से 3 लाख रुपए के दरमियान था। तो ये डिपेंड करता है आप किस ISTs में जाते हैं। इसके अलावा अगर आप, मैंने आपको बताया कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे सोल नेशनल यूनिवर्सिटी है, कोरिया यूनिवर्सिटी है, क्योंकपुक नेशनल यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी ये अमाउंट वेरी करती रहती है। बट फॉर ऑन एवरेज एक PhD स्टूडेंट जो कि कोरिया में जाता है स्कॉलरशिप के ऊपर, उसका अगर मैं ट्यूशन फ़ी निकाल दूँ तो उसका जो स्कॉलरशिप होता है वो 2 से 3 लाख रुपए के दरमियान होता है। और एक मास्टर स्टूडेंट का जो स्टाइपेंड है वो 1,20,25 हज़ार से लेके 2 लाख रुपए के दरमियान हो सकता है। अब उसके बाद बात आती है कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। तो एक्सपेंस भी आपके सिटी टू सिटी वेरी करते हैं। अगर आप सोल में रह रहे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होंगे। अगर आप देगू, जो कि उनका 2nd या 3rd बिगेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसमें आएंगे तो वहाँ पे एक्सपेंस कम आते हैं। फिर डिपेंड करते हैं आप किस एरिया में रहते हैं।
तो ये वेरी करते रहते हैं। और अगर आप ISTs में जाते हैं तो वहाँ पर आपको रेजिडेंस IST जो काइस्ट है या यूनिस डिजिस्ट उनकी अपनी डॉर्मेट्रीज़ हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे आप रह सकते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे PhD के दौरान जो एक सिंगल रूम जिसमें मैं अकेला रहता था, मुझे तकरीबन पाकिस्तानी 40,000 से 45,000 रुपये पर मंथ पे करना पड़ता था, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी और अदर यूटिलिटीज़ एक्सपेंसेस के। तो इसी तरह देगू में मैंने कुछ लोगों को देखा था, वो शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते थे, तो उनका भी पाकिस्तानी 25 से 30,000 मिनिमम आपको पे करना ही पड़ेगा रेजिडेंस के लिए। अब उसके बाद आ जाते हैं फूड एक्सपेंसेस। तो कोरिया में फूड एक्सपेंस भी मैटर करता है कि अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हैं और आपका फूड जो है वो शेयर्ड कुकिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपके एक्सपेंसेस कम आएंगे, लेकिन अगर आप अकेले कुकिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपके एक्सपेंस ज़्यादा आते हैं। तो हमने जो फैक्टर कैलकुलेट किया था, अगर आप 10 से 15 लोग मिलके कुकिंग करते हैं, अगर आप अकेले बंदे कुकिंग करते हैं तो आपका जो एक्सपेंस है वो 1.5 टाइम्स बढ़ जाता है। तो शेयर्ड कुकिंग में जो एक्सपेंस है वो आपका मिनिमम 30,000 से लेकर 50,000 के दरमियान आता रहता है। वो मंथ टू मंथ वेरी करता रहता है, जैसे रमज़ान शरीफ में आपके एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा ये मैं सिर्फ बेसिक खाने की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा अगर आपने फ्रूट्स खाने हैं या और एक्स्ट्रा आप चीज़ें जो है आइसक्रीम इस तरह की चीज़ें जो भी आप एक्स्ट्रा खाना चाहते हैं तो उसके एक्सपेंसेस डेफिनेटली सेपरेट हैं। ये सिर्फ मैं आपको 2 वक्त के खाने की बात कर रहा हूँ जो कि आप 30 से 50,000 के अंदर मैनेज कर सकते हैं। तो अगर 30 से 50,000 आपका फूड का एक्सपेंस हो गया और इसी तरह 30 से 50,000 आपका रेजिडेंस का एक्सपेंस हो गया, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आप MS के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली आप फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट सेव कर लेते हैं, और PhD के लिए तो आपके पास अच्छी खासी अमाउंट सेव हो सकती है। अब उसके बाद आता है कि कोरिया में स्कॉलरशिप्स किस तरह के आते हैं। अब कोरिया में जो स्कॉलरशिप्स हैं वो मुझे जो मेरी नज़रों से गुजरे हैं, एक तो फुली फंडेड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ISTs जो हैं वो फुली फंडेड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करती हैं, जिसमें आपकी ट्यूशन फ़ी कवर होती है और आपको तकरीबन पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपया स्टाइपेंड यूनिवर्सिटी देती है। प्रोफेसर का स्टाइपेंड इसके अलावा है जो यूजुअली 1 लाख रुपये तक हो जाता है। दूसरे कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, KGSP है, वो गवर्नमेंट खुद स्टूडेंट्स को हायर करती है, उसके बाद उनको 1 ईयर का लैंग्वेज कोर्स कराया जाता है, उसके बाद उनकी जो है एकेडमिक लाइफ स्टार्ट होती है। तो थर्ड जो मोस्ट कॉमन स्कॉलरशिप है कोरिया में, दैट इज़ प्रोफेसर स्कॉलरशिप। प्रोफेसर स्कॉलरशिप क्या होता है कि प्रोफेसर जो होते हैं उनके पास अपने फंड्स होते हैं, रिसर्च फंड्स होते हैं, जिसमें वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं फॉर देयर ट्यूशन फ़ी, फॉर देयर रेजिडेंशियल एक्सपेंसेस और इनके डिफरेंट यूटिलिटीज़ एक्सपेंसेस के लिए भी। तो प्रोफेसर स्कॉलरशिप जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके स्कॉलरशिप को विन करने के। तो प्रोफेसर का स्कॉलरशिप कैसे लिया जाता है? तो प्रोफेसर स्कॉलरशिप के लिए आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से प्रोफेसर्स हैं जिनकी फ़ील्ड आपकी फ़ील्ड से मैच करती है। तो जब आप उन प्रोफेसर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो अगर वो सेम इंस्टीट्यूट्स में हैं या सेम डिपार्टमेंट में हैं तो आप कोशिश करें उनको 1 बाय 1 कांटेक्ट करें। प्रोफेसर को कांटेक्ट करने का क्या तरीका है कि आप एक अच्छी सी CV बनाते हैं, आप एक अच्छा सा कवर लेटर बनाते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगा। प्रोफेसर के जो रिसर्च एरिया है उसको अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं, अपने जो एक्सपर्टीज़ हैं या अपनी जो डिग्री है उसको मैच करने की कोशिश करते हैं प्रोफेसर की एक्सपर्टीज़ के अंदर साथ। तो आप इस तरह का एक कवर लेटर बना लेते हैं, CV बना लेते हैं और प्रोफेसर को ईमेल करते हैं, और उस ईमेल में आप मेंशन करते हैं कि प्रोफेसर मैंने आपकी रिसर्च प्रोफाइल देखी है, आपका काम मेरे काम से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, तो मैं बिलीव करता हूँ कि आपके काम को मैं फ़र्दर आपके काम में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ये मेरे लिए भी हेल्पफुल हो सकता है और आपके लिए भी। मैं आपके जो रिसर्च ग्रुप है उसमें बहुत जल्दी से सिमुलेट हो सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं। तो इस तरह की आप एक ईमेल बॉडी लिखते हैं और उसके साथ आप कवर लेटर अटैच करते हैं, CV अटैच करते हैं और प्रोफेसर को ईमेल कर देते हैं। तो अगर प्रोफेसर आपकी CV और कवर लेटर को अच्छे तरीके से गो थ्रू करने के बाद आपको ओके कर देता है तो देन देयर इज़ 90% कन्फर्मेशन प्रोफेसर की ईमेल से ही आ जाती है कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया है। उसके बाद
अगर आपका ग्रेड्स या और कोई क्राइटेरिया जो कि आपकी यूनिवर्सिटी की जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ मैच नहीं कर रहा, तो इन दैट केस प्रोफेसर कुछ नहीं कर सकता। अदरवाइज़ अगर प्रोफेसर ने कह दिया तो आपका स्कॉलरशिप जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गया है। उसके बाद एक और रिक्वायरमेंट है, वो आइल्स की रिक्वायरमेंट है। तो आइल्स जो है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये कोरियन एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है। तो कोरिया जाने से पहले आपके पास आइल्स होना ज़रूरी है। उसके बाद आईएसटीज़ का जो स्कॉलरशिप आता है उसका भी तरीकाकार तकरीबन सेम ही है जैसे मैंने आपको प्रोफेसर स्कॉलरशिप का बताया, लेकिन आईएसटीज़ में ये है कि आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस नहीं दी तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर दें। आपकी जो फाइल है वो डिफरेंट प्रोफेसर्स के पास जाएगी। वो प्रोफेसर अगर आपको ओके करते हैं तो इन दैट केस आपको एक तरह की फिर एक्सेप्टेंस मिल जाती है और आपका एडमिशन हो जाता है। या दूसरा तरीका वही है कि आपने प्रोफेसर को ईमेल की, उसने आपको एक्सेप्ट किया और उसने कहा आप एडमिशन के लिए अप्लाई करें, तो वो फाइल आपके प्रोफेसर के पास आएगी, वो आपको डेफिनेटली ओके कर देगा। इन दैट केस आपका जो है एडमिशन वो भी कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको मैंने बताया कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स आते रहते हैं। डिफरेंट कंपनीज़ हैं, जैसे कोरिया में आजकल पोस्टेक जो है उनकी स्टील जाइंट है वो प्रोवाइड कर रहा है स्कॉलरशिप। तो कोरियन गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप जो है, जैसे कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आता रहता है हर साल, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वो गवर्नमेंट आपको सेलेक्ट करेगी, उसमें यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट या प्रोफेसर जो है उसका कोई अमल दखल नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों से आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये बहुत मैटर करता है कि आप जो प्रोफेसर को ईमेल करते हैं वो बहुत आई कैचिंग होनी चाहिए, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की लिखी होनी चाहिए ताकि प्रोफेसर आपको फ़ौरन से एक्सेप्ट कर ले। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब आप प्रोफेसर का रिसर्च एरिया अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और अपनी एक्सपर्टीज़ को प्रोफेसर की रिसर्च एक्सपर्टीज़ से मैच करेंगे। ये तो स्कॉलरशिप्स लेने का तरीका। एक और बड़ा ज़बरदस्त तरीका है वो कोरिया में ये है कि प्रोफेसर्स जो हैं वो जो वहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं उनकी रिकमेंडेशन को बहुत वैल्यू देते हैं। और मैंने देखा है बाज़ औक़ात प्रोफेसर्स अपने स्टूडेंट्स को कहते भी रहते हैं कि वो अच्छे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करें, तो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते भी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि उनकी 100% गारंटेड एडमिशन होता है। प्रोफेसर फिर भी देखता है कि वो स्टूडेंट वाकई इस कैलिबर का है कि उसको हायर किया जा सके या नहीं, ना उसको मैं डिस्क्वालीफाई कर दूं। तो इस तरीके के लिए क्या है कि आप जो कोरिया में ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं या अगर आपके टीचर्स हैं या आपके जानने वाले हैं उनके साथ आप लिंक में रहें, उनके साथ आप पाकिस्तान में बैठ के काम भी कर सकते हैं, आप उनसे गाइडेंस भी लेते रहें, ठीक है। तो अगर आप से वो इंस्पायर हो जाते हैं, वो आपकी गारंटी दे देते हैं, वो आपकी सीवी को प्रोफेसर को फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो इस केस में भी आपके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन इस केस में भी बात वही है कि आपकी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए, आप एक डेडिकेटेड रिसर्चर होने चाहिए, आपकी लाइफ में डेडिकेशन होनी चाहिए टुवर्ड्स रिसर्च। क्योंकि जो कोरियन डिग्री है वो थोड़ी टफ़ होती है, वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट थोड़ा डिफरेंट है। कोरियन हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लैब के अंदर स्पेंड करना होता है। तो इस बात को भूल जाएं कि जैसे मेरे व्लॉग्स में मैं आपको दिखाता रहता हूं कि बड़ी लग्जरियस लाइफ है, ये तो हम अच्छे मोमेंट्स की तस्वीरें बना के या वीडियोस बना के कैप्चर करके आप तक पहुंचाता रहता हूं मैं। अदरवाइज़ जो लैब की लाइफ है वो थोड़ी डिफरेंट है, तो वो लाइफ जो है थोड़ा हार्ड वर्क मांगती है। लेकिन अगर आपके अंदर हार्ड वर्किंग है तो आप उस सिचुएशन को इंजॉय करते हैं, ना कि एज अ स्ट्रेस फील करते हैं। अब बात आ जाती है कि कोरियन वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है। कोरिया जो है उसका वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत जो है थोड़ा टफ़ किस्म का, टफ़ मैं नहीं कहूँगा, एक बड़ा डिसिप्लिन किस्म का एनवायरनमेंट है। क्योंकि कोरियन जो है कल्चर उसमें हार्ड वर्क के ऊपर बहुत बिलीव किया जाता है, वक्त की पाबंदी के ऊपर बहुत बिलीव किया जाता है। और कोरिया में एक हायरार्की का सिस्टम है, यानी कि आपका सीनियर है उसका ऊपर सीनियर है, तो एक हायरार्की एग्जिस्ट करती है कोरियन कल्चर के अंदर। आपने उस हायरार्की को ओबे करना है, आपने अपने सीनियर की बात माननी है और सीनियर ने, प्रोफेसर ने उस सीनियर के थ्रू आपके से काम लेना है, उसको रेगुलेट करना है। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी होता है कि सीनियर आपकी ऑनरशिप लेता है, वो आपको काम सिखाता है, क्योंकि वो भी अपने सीनियर को जवाबदेह होता है। तो आपसे आउटपुट लेने के लिए फ़र्स्ट वो आप में इनपुट करता है,
आपके अंदर स्किल्स डेवलप करता है, तो आपको एक तरह की गाइडेंस भी मिलती है। तो ये कल्चर इस लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त है। अगर मैं कंपेयर करूँ यूरोप में, तो वहाँ यूरोप में इस तरह का कल्चर नहीं है। इससे आपको मुश्किल भी आती है, नो डाउट। आप इंडिपेंडेंस तो इन्जॉय करते हैं, लेकिन थोड़ा इस लिहाज से आपके लिए मुश्किल होती है कि आपके लिए गाइडेंस नहीं होती इतनी ज़्यादा। तो कोरियन जो लोग हैं या जो आपके लोग जो सीनियर हैं, वो इस लिहाज से बड़े अच्छे होते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, ऑनरशिप लेके सिखाते हैं। तो कोरियन लाइफ थोड़ी टफ़ है, टफ़ नहीं, थोड़ी डिसिप्लिन्ड है। तो आप अगर डेडिकेटेड हैं, आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कोरिया बहुत अच्छी जगह है। वो आपको बहुत अच्छा रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, आपको बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ देंगे। बाकी आपने क्या करना है, आपने हार्ड वर्क करना है। फिर इसके अलावा कोरिया जो है वो बहुत खूबसूरत कंट्री है, जैसा कि एडवांस कंट्री है, तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी फास्ट है। आप बहुत इजी से ट्रैवल करके एक सिटी से दूसरे सिटी बहुत मिनिमम टाइम में जा सकते हैं। और आप टूरिज़्म के लिहाज से भी कोरिया बहुत अच्छा है, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कोरिया को। और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है टूरिज़्म कोरिया के अंदर। इसके अलावा वेदर बड़ा ज़बरदस्त है, अनलाइक टू स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। बहुत ज़्यादा ठंड होगी, बहुत ज़्यादा आपको जो है वो बर्फ़ का मौसम देखने को मिलेगा। कोरियन वेदर इज़ ऑलमोस्ट पाकिस्तानी वेदर की तरह ही है। गर्मी थोड़ी सी कम होती है पाकिस्तान की निस्बत, और सर्दी थोड़ी सी पाकिस्तान के मैदानी इलाकों की निस्बत ज़्यादा होती है। तो वेदर के लिहाज से भी कोरिया एक परफेक्ट कंट्री है। तो व्यूअर्स, मैंने कोरिया को एज अ ड्रीम डेस्टिनेशन पोर्ट्रे किया है जिस तरह। तो क्या कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कोरिया के? तो मुझे कोई ऐसा मेजर ड्रॉबैक नज़र नहीं है, या हाँ एक है ड्रॉबैक, वो है कम्युनिकेशन बैरियर। कोरियन लोगों को इंग्लिश नहीं आती। तो उन्होंने जितनी भी तरक्की की है, उन्होंने अपनी ज़बान के अंदर रह के तरक्की की है, इसलिए वहाँ पर इंग्लिश जो है वो मेजर कम्युनिकेशन लैंग्वेज नहीं है। तो अगर आप का एडमिशन किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में हो जाता है जहाँ पे कोरियन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, या वहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कोरियन में है, तो डेफिनेटली आपको कोरियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स कोरिया में वो इंग्लिश के थ्रू ही उनका जो हायर एजुकेशन का सिस्टम है वो ऑपरेट हो रहा होता है। जैसे एमफिल और एमएस या पीएचडी में मैंने देखा है 90% ऑफ माय फ्रेंड्स, उनको जो है वो कोरियन सीखने की ज़रूरत पेश नहीं आई थी। और स्पेशली आईएसटीज़ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है ही इंग्लिश, ऑफिशियल लैंग्वेज ही इंग्लिश है, और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको इंग्लिश आ रही होती है। तो वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन का इतना ज़्यादा गैप नज़र नहीं आता। तो व्यूअर्स, इन दी एंड, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और बहुत सारे लोगों का जो है इसमें फ़ायदा भी हो सके। तो कोरिया में स्कॉलरशिप से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करूँगा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं अपने आने वाले व्लॉग्स जो हैं उनको बेहतर कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।